नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम जीके के इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं जो आपसे अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन एमसीक्यूज़ को पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करते हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से क्योंकि हम एमसीक्यू के रूप में इसमें सवालों को देखते हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, और क्योंकि अतिरिक्त तथ्यों के साथ पूरी व्याख्या के साथ देखते हैं तो आपका रिवीजन भी यहाँ पे हो जाता है। ये हमारी इस सीरीज़ की 262वीं क्लास है। अगर आपने हमारी इससे पहले की जो क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इस सीरीज़ के ऊपर हमारी 6 मास्टर वीडियोस भी बनी हैं। हर मास्टर वीडियो में आपको लगभग 500 सवाल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो उन 6 वीडियोस के माध्यम से 3000 सवालों को आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है, यानी कौन सा वाला सही है। देखिए, पहला, इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रस्थापित करने की सिफारिश करी थी। पहला गलत होगा। इसने प्रांतों में द्वैध शासन की जगह उत्तरदायी सरकार बनाने की सिफारिशें नहीं करी थी। दूसरा, इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया था। यह भी गलत है। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। ये वाला आपका बिल्कुल सही होगा। जो साइमन कमीशन था, इसने भारत में केंद्र में जो द्विसदनीय विधायिका चल रही थी उसको खत्म करने का सुझाव दिया और भारत में संघीय शासन की व्यवस्था करने का सुझाव इसने दिया था। तो तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही। चौथा, इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति करी कि ब्रिटिश भर्तियों का भारतीय तुलना में वेतन और भत्ता अधिक होगा। क्या ये सिफारिश इसने करी थी? ये वाली भी इसने नहीं करी थी। अगर हम यहाँ पे साइमन कमीशन के बारे में बात करते हैं, साइमन कमीशन को लेकर बहुत सारे सवाल आपसे बनते हैं। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? अगर आपसे केवल डेट पूछ ले तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन होता है। कब होता है? 8 नवंबर 1927। ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आता है? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। ठीक है। उस समय जब साइमन कमीशन बना तो भारत का वायसरॉय कौन था? भारत का वायसरॉय उस समय इरविन था। भारत सचिव कौन था? तो भारत सचिव के पद पे उस समय बर्कन हेड था। इसका नाम याद करना, ये वही बर्कन हेड है जिसने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी थी। सवाल आता है किसने दी थी? बर्कन हेड ने दी थी। ठीक है। जो साइमन कमीशन था इसमें टोटल 7 सदस्य थे। 7 के 7 अंग्रेज थे। इसी बात का विरोध हो रहा था कि इस कमीशन के अंदर भारतीयों का होना आवश्यक है। भारतीय इसीलिए इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि सारे इसमें अंग्रेज थे। इस कमीशन का जो अध्यक्ष था वो जॉन साइमन था। उसी के नाम पर इसे साइमन कमीशन कहा गया। सवाल आता है साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण क्या था? तो इसके सभी सदस्यों का अंग्रेज होना। इस साइमन कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट देता है ये सरकार को 22 मई 1930 को ये अपनी रिपोर्ट देता है, जिसमें ये कुछ सिफारिशें करता है कि भारत में जो सांप्रदायिक निर्वाचन चल रहा है मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत 1909 में जो शुरू हुआ था उसे बनाए रखा जाए। इसके अलावा इसने कहा जो केंद्रीय विधानमंडल है उसके चुनाव अब इनडायरेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा इसने कहा कि सिंध जो प्रांत है उसे बंबई से और बर्मा को भारत से अलग कर देना चाहिए, इसी ने कहा था। ठीक है। बाद में इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को, बाकी पार्टियों को मनाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक सम्मेलन बुलाए गए जिन्हें कहा जाता है गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन मुख्य तौर पे साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ही बुलाए गए थे। ठीक है। तो ये पूरा घटनाक्रम साइमन कमीशन को लेकर के यहां पर पूछा था सही कथन, सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। साइमन कमीशन के बारे में, इससे पहले के घटनाक्रम के बारे में, इसके बाद के घटनाक्रम के बारे में, इसके विरोध में क्या क्या हुआ, बर्कन हेड ने जो चुनौती दी उसका क्या हुआ, कैसे उसकी वजह से नेहरू रिपोर्ट आती है, जिन्ना का 14 सूत्रीय कार्यक्रम आता है, और सब हमने राष्ट्रीय आंदोलन की जो हमारी सीरीज थी उसमें जाना था। अगर आपका ये वाला टॉपिक कमजोर है तो नेशनल मूवमेंट जो हमने पढ़ा है राष्ट्रीय आंदोलन, उसकी क्लासेस, उसके ऊपर मास्टर वीडियो भी बना है, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं।
अगला, निम्न में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से इनमें से कौन सी संस्थाएं जानी जाती हैं? ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से जानी जाती हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हैं, इन दोनों के गठन का जो विचार आता है, सबसे पहले 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड में एक सम्मेलन होता है। वहीं पर यह विचार आता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया को वापस से पटरी पर लाने के लिए, दुनिया की आर्थिक जो व्यवस्था है उसको वापस सही करने के लिए दो संस्थाएं बनाई जाएंगी, एक होगा आईएमएफ, एक होगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही यह फैसला होता है। इसीलिए इन दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से, ब्रेटन वुड जुड़वा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना आधिकारिक तौर पे 1945 में होती है। दिसंबर 1945 में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बनाए जाते हैं, लेकिन फैसला, निर्णय आप कह सकते हैं, वो कब हो गया था? ब्रेटन वुड में हो गया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? जो इंडिया फॉर इंडियंस किताब है, इसके रचयिता हैं चित्तरंजन दास। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चित्तरंजन दास के बारे में भी कई सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चित्तरंजन दास ने 1923 के अंदर जो मोतीलाल नेहरू थे उनके साथ मिलकर एक पार्टी बनाई थी, जिसे हम स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आता है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। 1923 में इलाहाबाद में यह पार्टी बनी थी। जो चित्तरंजन दास है, इनको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना है आपने। और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उनके राजनीतिक गुरु भी कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक है, अगला, वर्ष 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? देखिए, भारत का जो पहला सर्वेयर जनरल बना था वो बना 1815 में, और ये किसे बनाया गया था? ये कॉलिन मैकेंजी को बनाया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि सर्वेयर जनरल का पद 1815 में ही बना, उससे पहले भी यह पद होता था। अगर हम इसके इतिहास को जानेंगे तब आपको पूरा डिटेल में यहां पे समझ में आएगा। 1767 में सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हो जाती है बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर, और उसका प्रमुख बनाया जाता है जेम्स रेनेल को। तो जो जेम्स रेनेल है, ये बंगाल प्रेसिडेंसी का, यानी बंगाल का पहला सर्वेयर जनरल था। इसके बाद ये बनता है कब? ये बना 1767 में। इसके बाद अलग अलग व्यक्ति इस पद पर आते रहे, लेकिन वो सब क्या थे? बंगाल के सर्वेयर जनरल। 1815 के अंदर जो बंगाल का सर्वेयर जनरल वाला पद था उसको खत्म कर दिया गया, और अब उसे भारत का सर्वेयर जनरल कहा जाने लगा, यानी पूरे भारत का सर्वेयर जनरल। और किसे बनाया गया पूरे भारत का सर्वेयर जनरल? कॉलिन मैकेंजी को। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। मैकेंजी के बाद हॉजसन बनता है, ऐसे ही अलग अलग व्यक्ति बनते हैं, और फिर 1840 से 43 के मध्य में जॉर्ज एवरेस्ट भारत का सर्वेयर जनरल बनता है, जिसके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा है। ठीक है, अगला, चरवाक दार्शनिक प्रणाली कैसी थी? देखिए, भारतीय दर्शन प्रणालियों के बारे में हमने एक अलग वीडियो में डिटेल से बात करी है, जो हमारे सेकंड चैनल ट्रेंडिंग जीके पर अपलोड है। जो भारतीय दर्शन प्रणाली है उसमें हमने दो विचारधाराओं की बात करी थी, आस्तिक विचारधारा और नास्तिक विचारधारा। नास्तिक विचारधारा के अंदर आपके जो इंपॉर्टेंट आती है सबसे, वो आती है लोकायत दर्शन। लोकायत दर्शन के अलावा नास्तिक विचारधारा में अज्ञान दर्शन, आजीवक दर्शन, जैन, बौद्ध, ये सब आते हैं। जो लोकायत दर्शन है, इसी का दूसरा नाम है चरवाक दर्शन। तो चरवाक दर्शन दार्शनिक प्रणाली या लोकायत प्रणाली एक ही है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ये कौन सी विचारधारा वाली है? ये नास्तिक विचारधारा वाली है, इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला, अलाउद्दीन खिलजी की निम्न विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों को लेकर के भी सवाल बन जाते हैं। ये पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को जीतने का काम किया था। इसने दक्षिण भारत, उत्तर भारत दोनों को जीता था। इसकी विजयों का क्रम अगर हम देखें, इन सब में इसने सबसे पहले गुजरात को जीता था। गुजरात को इसने 1298 में जीत लिया था। 1298-99 में इसने गुजरात को जीता। जब इसने गुजरात को जीता उस समय गुजरात में रायकर्ण वहां के राजा थे। नुसरत खान और उलूग खान को इसने भेजा, और गुजरात विजय के दौरान ही, इसी दौरान 1298-99 में इसने यहां से मलिक कफूर को खरीदा था। ठीक है, तो
तो सबसे पहले है गुजरात, यानी कि आपका होगा 2। इसके बाद इसने किस जगह को जीता? रणथंभौर को जीता। रणथंभौर अलाउद्दीन खिलजी ने जीता 1301 के अंदर। यहां से क्या सवाल बनते हैं? उस समय यहां के जो राजा थे वो राणा हमीर देव थे, ठीक है। रणथंभौर के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीता। चित्तौड़ विजय उसे मिलती है 1303 में, जहां के राजा कौन थे? राजा राणा रतन सिंह यहां के राजा थे, ठीक है। चित्तौड़ को जीत लेता है। इन्हीं की पत्नी थी जो राणा रतन सिंह थे, इन्हीं की पत्नी थी पद्मावती, जिनके ऊपर पद्मावत लिखा गया किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में, ठीक है। और अंत में वह वारंगल को जीतता है। वारंगल विजय जो होती है इसकी अलाउद्दीन खिलजी की, यह 1309-10 के दौरान होती है। 1309-10 के दौरान जब वो वारंगल को जीतता है, यहीं पर सबसे पहले कोहिनूर हीरे का उल्लेख भी मिलता है। कहा जाता है इसी दौरान कोहिनूर हीरा जो है वो इनके हाथ में लगा था, जो दिल्ली सल्तनत की सेना थी, ठीक है। तो सही क्रम क्या होगा? 2 1 4 3। 2 1 4 3 आपका सही आंसर है, जो कि यहां पर ऑप्शन सी में आपको मिलेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी IBRD क्या है? जो IBRD है हमारा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ठीक है। इसी IBRD को हम संक्षेप में या सामान्य भाषा में वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। पहले इसका नाम यही था, IBRD अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। इसी को नॉर्मल भाषा में या नॉर्मल तरीके से विश्व बैंक कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बैंक माना जाता है वर्ल्ड बैंक को या IBRD को, ठीक है। 1944 में इसको निर्णय लिया जाता है कि यह बनेगा और 1945 में IMF के साथ यह अस्तित्व में आता है। इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC में है, जैसे IMF का, ठीक है। अगला है हमारा, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? 4 यहां पे संधियां बताई गई हैं, इनमें से कौन सी है जो बच्चों के अधिकारों के ऊपर आधारित है? सही आंसर है हमारा CRC, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इसका पूरा फुल फॉर्म है। 1989 में इसको किया गया था, ठीक है। इसके माध्यम से 18 साल के कम बच्चे जो हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको कई सारे अधिकार दिए गए कि उन पर उनके भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो ये जो कन्वेंशन था, कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स, ये आपका 1989 में हुआ, ठीक है। जो बाकी की संधियां हैं, जैसे ICCPR की बात करते हैं, इसका पूरा नाम, अगर आपको इनके पूरे नाम पता है तो आप आसानी से बता देंगे किसके ऊपर बेस्ड है। जो ICCPR है इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो ये सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को लेकर के है। अगर हम ICERD की बात करते हैं, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी यह नस्लीय भेदभाव के खिलाफ है, ठीक है। और CEDAW की बात करते हैं तो यह इसका पूरा नाम जो आता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन, उसके लिए आता है। ये जो DAW है इसका, तो ये महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के खिलाफ है, ठीक है। ऐसे ही पूछ लेता है इनमें से। अब आपको फिर से बना देगा सवाल, ये पेपर में बन चुका है, दोबारा बना देगा किसी पेपर में। बताइए इनमें से कौन सी है जो नस्ल भेद के खिलाफ है, तब आप कहेंगे ICERD। बताइए जो महिलाओं के अधिकारों को लेकर के बात करती है, महिलाओं से भेदभाव के खिलाफ बात करती है, वो ये वाली हो जाएगी। और पॉलिटिकल राइट्स के खिलाफ कौन बात करता है? ICCPR, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला मासिनराम किस पहाड़ी की दक्षिणी श्रृंखला में स्थित है? देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो मासिनराम में होती है। जो मासिनराम है हमारा, यह खासी पहाड़ियों का हिस्सा है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। मेघालय के अंदर ये पड़ता है। अगला, निम्न में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? देखिए, सरकार घाटे का बजट किस स्थिति में चलाती है? जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है, तब सरकार को जो बजट चलाना होता है वो घाटे का बजट होता है। सरकारी व्यय यानी सरकार का जो खर्च है, राजस्व यानी कि जो उसकी जो इनकम है, वो अगर इनकम कम है, खर्च ज्यादा है, तो बजट कैसा होगा? घाटे का बजट होगा। एक पेपर में सवाल आया था कि आमतौर पे विकासशील देश का जो बजट होता है वो कैसा होता है? घाटे का बजट ही होता है, क्योंकि उस देश को निर्माण ज्यादा करना होता है, अर्निंग सोर्स उसके उस समय उतने होते नहीं हैं, तो हर साल वो
खर्च ज़्यादा करता है, कमाई उसकी कम होती है। जब वो निर्माण करेगा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारेगा, तभी तो डेवलप होगा। तो विकासशील देशों का आमतौर पे जो बजट होता है वो घाटे का बजट ही होता है। यहाँ पर एक और सवाल आपसे पूछा जाता है। दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपने सुने होंगे, कई बार आते हैं पेपर में, पूछ लिए जाते हैं। एक है राजस्व घाटा और एक है राजकोषीय घाटा। अब इन दोनों में क्या है और इन दोनों में हमेशा कौन सी चीज अधिक होगी, कौन सी चीज कम होगी, ये पेपर में सवाल आया था। एक पेपर में पूछा गया था कि राजकोषीय घाटा राजस्व घाटे से हमेशा कम होगा, अधिक होगा, कैसा होगा। तो पहले इनको समझते हैं, ये है क्या। राजस्व घाटा की बात करते हैं। राजस्व घाटा क्या होता है? कुल राजस्व प्राप्ति और कुल राजस्व व्यय का अंतर, यानी आपने कितना कमाया और आपने कितना खर्च किया, उसके बीच का अंतर आएगा राजस्व घाटा। ठीक है। राजकोषीय घाटा में क्या होगा? राजकोषीय घाटा में इसका अंतर तो आएगा ही आएगा, आपने कितना कमाया और आपने कितना खर्च किया। उस अंतर में आपने जितना उधार देना है या जितना आपने लोन लिया हुआ है उसका ब्याज देना है, उसको भी जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके ऊपर 100 रुपए का अभी उधार है। ठीक है। उस व्यक्ति ने 50 रुपए की कमाई करी और 60 रुपए उस व्यक्ति ने खर्च कर दिया। तो जितना कमाया उसमें से घटा देंगे जितना खर्च, आपको मिलेगा राजस्व घाटा जो कि 10 रुपए का है, -10। राजकोषीय घाटा में क्या होगा? इस 10 रुपए जो आपको देने हैं माइनस में है, इसके साथ ये जो उधार आपने लिया हुआ है ये भी जुड़ जाएगा। राजकोषीय घाटा हो गया -110। यानी आपको एक कॉन्सेप्ट याद करना है कि राजकोषीय घाटा हमेशा ज्यादा होगा राजस्व घाटे की तुलना में, क्योंकि इसमें जो आपने पैसा उधार लिया है वो भी जुड़ जाता है। एक क्वेश्चन बना हुआ है कि इनमें से कौन हमेशा अधिक होगा, कौन हमेशा कम होगा। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को देने के बारे में उल्लेख है? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो SC, ST और जो अन्य कमजोर वर्ग हैं उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा की बात करता है? यह है हमारा आर्टिकल 46। जो आर्टिकल 46 है यह SC, ST कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि कैसे होगी और सामाजिक न्याय कैसे सुनिश्चित होगा उसकी बात करता है। ठीक है। पूर्वी हिमालय के निम्नलिखित पर्वतों को उत्तर से दक्षिण की ओर यहां पर व्यवस्थित करें। तो पूर्वी हिमालय के यानी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का हिमालय है, वहां की पहाड़ियों का क्रम आपको लगाना है उत्तर से दक्षिण की ओर। इन चारों में जो सबसे उत्तरी पहाड़ी है, उत्तर से दक्षिण की ओर आपको चलना है, तो सबसे उत्तरी पहाड़ी है मिश्मी पहाड़ी, यानी कि 3 आ जाएगा। इसके बाद पटकाई बोम पहाड़ी है, यानी 1 आ जाएगा। फिर आपकी मिकिर पहाड़ी आती है, यानी कि 2 आ जाएगा। और अंत में आती है लुशाई पहाड़ी, यानी कि 4। ध्यान रखना, ये जो लुशाई पहाड़ी है इसी को मिजो पहाड़ी या मिजो हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। दोनों का एक ही नाम है। 3, 1, 2, 4 आपका उत्तर है। 3, 1, 2, 4 यहां पर है। ठीक है। ब्रह्मांड में पल्सर क्या होता है? तो देखिए, ब्रह्मांड के अंदर जो पल्सर हमें देखने को मिलते हैं, पल्सर एक प्रकार के घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे होते हैं। जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, जो बहुत तेज गति से घूमते हैं, रेडियो तरंगों को उत्सर्जित करते हैं, इन्हीं को कहा जाता है पल्सर, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है। अगला है, भारत का कौन सा राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? देखिए, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला राज्य जो है हमारा, वो बांग्लादेश है। जो किसके साथ लगता है? हमारे 5 राज्यों के साथ लगता है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और बंगाल। आपसे भारत के राज्यों के बारे में भी पूछ लेता है कि किस देश के साथ कौन सा राज्य सबसे लंबी सीमा बनाता है। जैसे बांग्लादेश तो भारत के साथ बना रहा है। अब अगर आपसे यह सवाल बन जाए इसी का उल्टा कि हमारा कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तब आप कहेंगे बंगाल। ठीक है। यह केवल बांग्लादेश के संदर्भ में। यही सवाल अगर चाइना के बारे में हो कि चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य हमारा कौन सा है, तो वो होगा अरुणाचल प्रदेश, जो चाइना के साथ बनाता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा वाला जो राज्य है वो हमारा राजस्थान है। नेपाल की बात करें, नेपाल के साथ बिहार सबसे लंबी सीमा बनाता है। ठीक है। अगर हम म्यांमार की बात करते हैं, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश आता है। ऐसे ही आपसे भूटान के बारे में पूछा गया। भूटान के साथ हमारी 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। 4 राज्य भूटान से लगते हैं, असम, अरुणाचल, सिक्किम और बंगाल, जिनमें सबसे लंबी सीमा असम बनाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा।
1824 का रामोसी विद्रोह भारत के निम्न में से किस वर्तमान राज्य में हुआ था? देखिए, जो रामोसी विद्रोह है हमारा, यह 1824 के आसपास होता है। यह विद्रोह महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जो रामोसी विद्रोह था, चित्तर सिंह के नेतृत्व में यह चला और इस विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था महाराष्ट्र का सतारा था। इसे भी ध्यान रखना। अकाल और भूख की समस्या इस इलाके में काफी ज्यादा थी, उसी का यह परिणाम था कि विद्रोह इस इलाके में देखने को मिला। ठीक है, जो रामोसी विद्रोह था बेसिकली यह किसानों का विद्रोह था। ठीक है, सवाना क्षेत्र किससे प्रभावित होता है? जो सवाना क्षेत्र है हमारा, ये प्रभावित होता है भूमध्य रेखीय पेटी से। जो हमारी इक्वेटोरियल बेल्ट होती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, उसी के आसपास हमें सवाना क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अफ्रीका में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं की ऋतु आधारित वर्षा, वहीं की गर्म जलवायु से इसमें आपको प्रभाव देखने को मिलता है। यानी भूमध्य रेखा का जो इलाका है उसी से प्रभावित होती है सवाना इलाका। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल को वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हमारे होते हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हमारे होते हैं, इन इलाकों में कितनी वर्षा हमें देखने को मिलती है? ये जो 25-25 दिए गए हैं ये सेंटीमीटर में दिए गए हैं। ठीक है, आमतौर पे जो रेगिस्तान होते हैं हमारे, खासकर जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं, जैसे सहारा मरुस्थल हो गया, थार मरुस्थल हो गया हमारा, इनमें हर साल 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला, हम्पी में विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? हम्पी के अंदर एक काफी फेमस मंदिर है विट्ठल स्वामी मंदिर, और इस मंदिर का निर्माण जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा थे कृष्णदेव राय, इन्होंने किया था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 तक यहाँ पे शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश आते हैं जो शासन करते हैं, उन्हीं में से एक वंश था तुलुवा वंश। इसी तुलुवा वंश के सबसे महान राजा और पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे कृष्णदेव राय। इनको आंध्र भोज के नाम से, आंध्र पितामह के नाम से जाना जाता है। यवन राज्य स्थापनाचार्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने हम्पी के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, ये सब इन्होंने बनाए थे। ठीक है, अगला, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंध है? कई बार हमने इस सवाल के बारे में बात करी है। यह स्टेटमेंट किसका है? ये तो सिंपल सी चीज आप बता देंगे आराम से। कई बार आपने पढ़ा है, महात्मा गांधी का है। ठीक है, महात्मा गांधी ने यह कथन किस अवसर पे या किस घटना के समय दिया था? ये उन्होंने दांडी यात्रा के समय में दिया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी ने जब दांडी मार्च अपना शुरू किया 12 मार्च 1930 को, जो ये पूरा मार्च था यह साबरमती आश्रम से दांडी तक का मार्च था। 24 दिन इसमें लगते हैं। इस यात्रा के दौरान ही महात्मा गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। ठीक है, इसी यात्रा के दौरान वे कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। यह भी ध्यान रखना। हड़प्पा नगर नियोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हड़प्पा के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए, पहला, हड़प्पा सभ्यता में हर नगर में एक गढ़ होता था। पहला बिल्कुल सही है। हड़प्पा में हर नगर को लगभग 2 भागों में बांटा जाता था। केवल धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया है, बाकी सभी को 2 भागों में। यहाँ पर हर नगर में एक गढ़ होता था, किलों से उसे घेरा जाता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में हर नगर में एक मंदिर होता था, ये वाला गलत है। हड़प्पा सभ्यता में किसी भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में हर इमारत बलुआ पत्थर से बनी होती थी, ये भी गलत है। हड़प्पा में हर इमारत जो इनकी बनी होती थी वो पक्की ईंटों से बनी होती थी। पक्के मकान इनके होते थे, पक्की ईंटों का इस्तेमाल ये लोग करते थे। तो केवल पहला वाला सही है, आपका दूसरा और तीसरा गलत। आपको पूछा है गलत वाला तो आप कहेंगे दूसरा और तीसरा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।